मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारा टॉपिक चल रहा है प्राइमरी फंक्शंस ऑफ बैंक, जिसमें से हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट हम कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्राइमरी फंक्शन का ही सेकंड पार्ट, दैट इज़ लेंडिंग मनी। तो बेटा जैसा हमें पता है कि बैंक लोगों से मनी एक्सेप्ट करता है, अपने पास डिपॉजिट रखता है, उसी तरीके से बैंक लोगों को पैसे भी देता है। ठीक है, लोगों को उधार पैसे भी देता है। वो कैसे देता है वो देखिए, हम देखते हैं किस तरीके से वो देता है। सो लेंडिंग मनी विद द हेल्प ऑफ मनी कलेक्टेड थ्रू वेरियस टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स, कमर्शियल बैंक्स लैंड फाइनेंस टू बिजनेसमैन, फार्मर्स एंड अदर्स। द मेन वेज ऑफ लैंडिंग मनी आर एज फॉलोज। तो बैंक जो पैसा बेटा लोगों को उधार दे रहा है, वो और पैसा कहीं से नहीं आया, बल्कि वो हमारे ही द्वारा बैंक के पास गया हुआ है। जो डिपॉजिट लोगों ने बैंक के पास किया हुआ है, वही पैसा बैंक दूसरे लोगों तक पहुंचाता है जिन्हें पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, जिन्हें फाइनेंस चाहिए होता है। चाहे वो बिज़नेस के लिए बिजनेसमैन को चाहिए हो, चाहे वो फार्मर्स को चाहिए हो अपने एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम के लिए, या और किसी को भी। ठीक है, किसी को चाहे व्हीकल परचेज़ करना है, किसी को अपने घर बनाने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत है, तो किसी भी काम के लिए पैसा चाहिए तो बैंक उन्हें प्रोवाइड करता है। लेकिन किस किस तरीके से, वो फॉर्म्स हम देखेंगे। सो फर्स्ट वन इज़ टर्म लोन। टर्म लोन नाम से क्लियर हो रहा है। टर्म मीन्स जिसके लिए आपका टाइम पीरियड फिक्स है, जो आपको बैंक लोन दे रही है उसके लिए टाइम बताया है कि आपको ये इतने दिन में वापस करना है, वो टर्म लोन कहलाता है। So these loans are provided by the banks to their customers for a fixed period to purchase machinery, truck, scooter, house, etc. ठीक है, चाहे किसी भी पर्पज़ के लिए कस्टमर लोन ले रहा हो वो ले सकता है, लेकिन उसका टाइम पीरियड बैंक फिक्स करेगी कि आपको ये इतने दिन में लौटाना है। द बोरोवर रीपे देयर लोन इन मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो ज़रूरी नहीं है कि एक साथ ही सारा पैसा चुकाया जा सके, हो सकता है इंस्टॉलमेंट उन्होंने बंधवाई हो बैंक से, वो मंथली भी हो सकती हैं, क्वार्टरली भी हो सकती हैं, हाफ ईयरली भी हो सकती हैं। और वैसे जितने भी टर्म लोन्स होते हैं बेसिकली वो सभी किसी न किसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट दिए जाते हैं। ठीक है, बिना सिक्योरिटी के बैंक किसी को कोई लोन नहीं देते हैं। तो आपको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी बैंक के पास रखनी होती है, कोई भी एसेट या कुछ भी आप उनके पास गिरवी रखोगे और उसके बेसिस पर बैंक ये डिसाइड करेगी कि आपको कितने तक का लोन दिया जा सकता है। सेकंड इज़ बैंक ओवरड्राफ्ट। तो देखो बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट जो है एक वेरी शॉर्ट पीरियड का क्रेडिट है जो बैंक्स देती हैं अपने कस्टमर्स को, और बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सिर्फ उन्हीं लोगों को दी जाती है जिनका अकाउंट होता है उस पर्टिकुलर बैंक में। ठीक है, ये बहुत वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है। इसमें क्या होता है, चलो डिस्कस करते हैं। The customer who maintains a current account with the bank takes permission from the bank to withdraw more money than deposited in his account. The extra amount withdrawn is called overdraft. ठीक है, तो एक ऐसा इंडिविजुअल, ऐसा कस्टमर जिसका ऑलरेडी अकाउंट है किसी बैंक में, उसको बैंक ये परमिशन दे देता है कि उसके अकाउंट में जितने पैसे हैं उससे ज़्यादा वो निकाल सकता है। ठीक है, अगर किसी के अकाउंट में मान लो 1,00,000 रुपीज़ हैं, तो कस्टमर चाहे तो वो 1,10,000 तक निकाल सकता है, 20,000 तक निकाल सकता है। इट डिपेंड्स कि बैंक ने उसको कितने की छूट दी हुई है कि वो एक्स्ट्रा पैसे निकाल सकता है, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट वो निकालता है वो ओवरड्राफ्ट कहलाता है। ठीक है, तो दिस फैसिलिटी इज़ अवेलेबल टू ट्रस्टवर्दी कस्टमर्स फॉर अ स्मॉल पीरियड। और सभी कस्टमर्स को ये फैसिलिटी नहीं दी जाती है, बहुत ही भरोसेमंद लोगों को दी जाती है जिनका ट्रैक पहले से बहुत क्लियर है। This facility is usually given against the security of some asset or on the personal security of the customer. Interest is charged on the actual amount overdrawn by the customer. ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विस नहीं दी जाती है। इस सर्विस के अगेंस्ट बैंक जो है वो कुछ ना कुछ अमाउंट एज अ चार्ज ज़रूर चार्ज करती है अकाउंट होल्डर से। ठीक है, और जो ये फैसिलिटी दी जाती है मोस्टली उसका जो अकाउंट होल्डर है उसका पिछला रिकॉर्ड देखकर कि उसके अकाउंट में कितने तक की लिमिट तक अमाउंट रहता है, बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद जो बहुत ट्रस्टवर्दी उसके कस्टमर हो जाते हैं बैंक के, सिर्फ उन्हीं लोगों को दी जाती है। नेक्स्ट वन इज़ सी इज़ कैश क्रेडिट। देखिए कैश क्रेडिट क्या है, तो बेटा कैश क्रेडिट फैसिलिटी जो है ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन लोगों को ही दी जाती है। ठीक है, सबसे पहली बात तो क्या होता है इसमें, अंडर दिस एग्रीमेंट द बैंक एडवांसेस कैश लोन
अप टू आ स्पेसिफाइड लिमिट अगेंस्ट करंट एसेट्स एंड अदर सिक्योरिटीज़। ठीक है, तो सिक्योरिटी तो देनी ही देनी होती है, या चाहे वो सिक्योरिटी किसी एसेट की हो या किसी और चीज़ की हो, तो अगेंस्ट किसी न किसी सिक्योरिटी की ये फैसिलिटी दी जाती है। द बैंक्स ओपन्स एन अकाउंट इन द नेम ऑफ द बोरोवर एंड अलाउज हिम टू विड्रॉ द बोरोड मनी फ्रॉम टाइम टू टाइम सब्जेक्ट टू द सैंक्शन लिमिट। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द अमाउंट एक्चुअली विड्रॉन। तो यहाँ पर बैंक जो अपने पास एज ए सिक्योरिटी रखता है, लगभग उसी अमाउंट तक का पैसा जो है वो अकाउंट होल्डर के खाते में बैंक जो है वो अपने ओर से डाल देती है। ठीक है, जितने अमाउंट तक का उन्होंने एसेट एज ए सिक्योरिटी रखा है, तो लगभग उतने अमाउंट तक के पैसे जो बैंक है वो अपने अकाउंट होल्डर के अकाउंट में डाल देती है, और जब अकाउंट होल्डर को रिक्वायरमेंट होती है, जितने की नीड होती है, वो उसमें से अमाउंट विड्रॉ कर सकता है, और जो अमाउंट वो विड्रॉ करता है उस अमाउंट के ऊपर उसका इंटरेस्ट चार्ज करती रहती है बैंक। ठीक है, तो इंटरेस्ट तो हमेशा ही चार्ज किया जाता है और सिक्योरिटी हमेशा ही बैंक अपने पास रखती है। ये दोनों चीज़ें बैंक से रिलेटेड हमेशा ही कनेक्टेड रहती हैं। तो कैश क्रेडिट एक बहुत इम्पोर्टेंट फैसिलिटी है, मेनली छोटे मोटे या बड़े बिजनेसमैन के लिए, और ये फैसिलिटी बेसिकली बेटा बड़े बिजनेसमैन के लिए ही होती है, क्योंकि उनके पास कुछ ना कुछ सिक्योरिटी के लिए रखने के लिए अवेलेबल होता है, और छोटों के पास हो सकता है ना अवेलेबल हो, तो उन्हें ये फैसिलिटी नहीं दी जाती है। अच्छा, नेक्स्ट डी पार्ट इज़ द लास्ट वन इज़ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से समझेंगे, क्योंकि आई थिंक आपने बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में पहले नहीं पढ़ा हुआ है। So under this, a bank gives money to its customers on the security of a bill of exchange before the expiry of the bill in case a customer needs it. For this service, bank charges discount for the remaining period of the bill. तो देखो बेटा, पहले आप ये समझिए कि बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है बेटा, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पर सपोज़ ऐसा एग्जांपल लेते हैं कि ए और बी दो पार्टीज़ हैं, और ए जो है उसने बी से कुछ परचेज़ किया है। ठीक है, रॉ मटेरियल या कुछ भी ख़रीदा है, लेकिन ए के पास उस टाइम पर अमाउंट अवेलेबल नहीं है। सपोज़ उसने 5 लाख का कोई आइटम बी से ख़रीदा है, ठीक है, लेकिन ए के पास उतना अमाउंट नहीं है, तो बी क्या करेगा, जो सेलर है वो उसके ए को एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिख कर देगा। ठीक है, उसके नाम से, ए के नाम से एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखेगा, और उस बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर ए के भी साइन होंगे और बी के भी साइन होंगे, और उस बिल ऑफ एक्सचेंज में सारी ही बातें मेंशन होती है, ए बी दोनों का एड्रेस, उनके सिग्नेचर्स, और क्या चीज़ जो है उसकी सेल और परचेज़ की गई है, और कितने टाइम पीरियड के लिए आप उधार दे रहे हो। ठीक है, जैसे ए के पास अमाउंट नहीं है तो वो उधार खरीद रहा है, जिसके अगेंस्ट बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा जा रहा है। उसके वो बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर ए जो है वो अपने साइन करेगा, और इस चीज़ को प्रॉमिस करेगा कि मैं सपोज़ 3 महीने का टाइम अगर दे दिया जाए कि मैं 3 महीने के बाद इसकी पेमेंट कर दूँगा। ठीक है, लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाता है कि बाई चांस जो बी जो सेलर है उसको अचानक से पैसों की ज़रूरत नीड हो जाती है, और अब तो वो 3 महीने से पहले तो इसे नहीं मांग सकता है, तो वो क्या करेगा, अपने बैंक के पास जाएगा और अपने बैंक से कहेगा कि मैंने ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज ए के नाम पे लिखा हुआ है इसको मैं आपको एंडोर्स कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे अभी इस टाइम पर फाइनेंस की बहुत रिक्वायरमेंट है, तो आप मुझे उतना अमाउंट दे दो जितना इस बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखा हुआ है, और जब 3 महीने कंप्लीट हो जाएंगे तो आप ये अमाउंट जो है ए से कलेक्ट कर लेना। तो बीच में यहाँ कौन इन्वॉल्व हो गया, बैंक इन्वॉल्व हो गया। तो बैंक कहती है ठीक है, मैं ये बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लेती हूँ, लेकिन बैंक बी को सारा पूरा का पूरा अमाउंट नहीं देगी जितना बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखा हुआ है। वो क्या करेगी, पहले अपना इंटरेस्ट चार्ज करेगी। ठीक है, 3 महीने या 2 महीने जितना रिमेनिंग रह गया है उतना टाइम पीरियड का इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करेगी, और टोटल अमाउंट में से वो डिडक्ट करने के बाद रिमेनिंग जो बैलेंस है, बचा हुआ जो बैलेंस है, वो बी को देगी। और जब मैच्योरिटी हो जाएगी, टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा,
तब जो है बैंक ए से सारा अमाउंट कलेक्ट कर लेगी और ए जो है वो बी को पे करने की जगह पर एक बैंक को पे करेगा। ठीक है, तो इस बीच में जो बैंक की इन्वॉल्वमेंट हुई है, तो इसने जो बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट किया, ठीक है, जो उसने इंटरेस्ट चार्ज किया उस पर, वो कहलाता है डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से क्रेडिट ही माना जाएगा, क्योंकि बैंक ने यहाँ पर बी को जो है एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए क्रेडिट दिया था। तो बेटा हम सारे अभी हमने क्रेडिट किस तरीके से बैंक देती है ये कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम सेकेंडरी फंक्शंस देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।